पड़ोसी की शादी में बहू बेटी का पहनावा। आरती बेटा, कब से देख रही हूँ फोन में लगी हुई हो, कुछ काम कर रही हो क्या? मेरी फ्रेंड है ना स्वाति, आज उसका बर्थडे है तो उसी की पार्टी के लिए कोई ड्रेस देख रही हूँ, लेकिन कोई भी ऑनलाइन ड्रेस आज डिलीवर नहीं होगी। तो बेटा मार्केट चली जाती, वहाँ पर तो एक से एक ड्रेस मिल जाएगी। वहाँ पर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। वैसे तो मेरे पास कुछ नई ड्रेस है, लेकिन क्या पहनूं कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। अरे मेरी गुड़िया रानी, इतनी सी उम्र में दिमाग पर इतना जोर मत डाल। एक काम कर, अपनी सारी ड्रेस पहन पहन कर हमें दिखा दे, जो अच्छी लगेगी हम बता देंगे। हाँ यही सही रहेगा, इससे मेरी हेल्प हो जाएगी। मैं अभी पहन कर आती हूँ। आरती कमरे में जाती है और एक अच्छी सी वन पीस ड्रेस पहनकर बाहर हॉल में अपनी दादी और माँ के सामने आती है। अरे वाह, ये ड्रेस तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन इसका कलर थोड़ा डल लग रहा है, क्यों माँ जी? आरती बेटा, जा कुछ और पहन कर आ। आरती अब दोबारा अपने कमरे में जाती है और इस बार आरती का न्यू क्रॉप टॉप और उसके नीचे स्कर्ट पहनकर बाहर आती है। अरे इसमें तो माँ जी आरती बिल्कुल वैसी ही लगती है ना, जैसे वो स्कूल जाने के समय लगती थी, बिल्कुल मेरी छोटी सी गुड़िया रानी। तो अभी भी तो हमारी आरती छोटी सी गुड़िया रानी ही है। कितनी प्यारी लग रही है इस ड्रेस में। मुझे भी पार्टी के लिए ये आउटफिट अच्छा लग रहा है। अरे क्या हो रहा है भाई, क्या बात है, क्या बात चल रही है पोती माँ और दादी में? पापा ये आउटफिट कैसा लग रहा है? आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है ना, उसी में यही पहनूंगी। आरती बेटा, मैं क्या ही बोलूं, मेरी बिटिया रानी जो पहनती है वो सब उस पर जचता है। वैसे यहाँ पास में ही एक नया मॉल खुला है, कल तुम चलना मेरे साथ, मैं तुम्हें वहाँ से ढेर सारी शॉपिंग करवाऊंगा। पापा, दादी, माँ, आप तीनों कितने ज्यादा कूल हो। आपको मेरी किसी भी छोटे कपड़े से प्रॉब्लम नहीं होती। आई विश कि मैं हर जन्म में आपकी बेटी बनूं। अरे बेटा, एक ही तो जिंदगी मिलती है, उसमें भी हम घुट घुट कर जिएंगे तो भला किस काम की वो जिंदगी। तुम कोई भी कपड़े पहनो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों शारदा जी? और नहीं तो क्या, ऐसे छोटे कपड़े आजकल की लड़कियां नहीं तो क्या हम बूढ़ी औरतें पहनेंगी। पूरे परिवार वालों की बातें और सोच को देखकर आप सभी को ये लग रहा होगा ना कि कितनी मॉडर्न और खुले विचारों वाली फैमिली है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। चाय लाते हुए बहू सिर पर पल्लू है। माँ जी ये लीजिए चाय। रख दे बहू टेबल पर, और एक काम कर वो मसाले वाली नमकीन भी ले आ। सोनाक्षी जैसे ही झुककर टेबल पर चाय की ट्रे रख उठती है कि तभी सोनाक्षी के सिर पर रखा पल्लू खिसक कर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर मुखिया संदीप, हरिओम, बस यही देखना रह गया था कि घर की बहू बिना पल्लू के घूमे। अरे तेरे सर पर पल्लू टिकता नहीं है क्या, जो बार बार फिसलता रहता है? इसीलिए कहती थी शारदा में कि शहर की बहू मत ला, वरना शहर की लड़कियों में तो जरा भी संस्कार नहीं होते। गांव की बहू लाती तो बिना बोले 52 गज का घूंघट करके रहती। माँ जी मैंने पल्लू जानबूझकर नहीं गिराया है, गलती से खिसक गया, मैं अभी कर लेती हूँ। अरे शुक्र मना कि तुझे घूंघट करवाने वाले सास ससुर नहीं मिले हैं, वरना हमारे जमाने में तो औरतें घुटनों तक घूंघट करती थी। आज तो तेरा ये पल्लू खिसक गया सर से, आइंदा नहीं होना चाहिए ऐसा। सोनाक्षी जल्दी से सिर का पल्लू करती है और किचन में आकर काम करने लगती है। खुद दोनों ने कभी सर पर पल्लू तक रखा है जो मुझे बोल रही है? अरे किसी और की बेटी को बोलने से पहले खुद की बेटी को देखो, कैसे कपड़े पहनकर खड़ी थी। वो पहने तो आजकल का फैशन, और मैं पहनूं तो नीच हरकत। और ससुर जी तो बिल्कुल लुकाई की तरह बोलते रहते हैं। अरे इतना तो माँ जी और दादी सास भी नहीं बोलते जितना ससुर जी बोल जाते हैं। ये सब देख तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस परिवार में बहू और बेटी के पहनावे को लेकर सोच कितनी ज्यादा अलग है। जहां एक तरफ घर की बेटी आरती छोटे छोटे शॉर्ट ड्रेस, वन पीस स्कर्ट ये सब पहनकर कहीं पर भी आ जा सकती थी, तो वहीं घर की बहू का बिना पल्लू के रहना घर में किसी को गवारा नहीं था। अरे भैया सही सही लगा दो, वो दूसरे ठेले वाला तो 40 रुपए किलो टमाटर दे रहा है। देखो ना आपकी न मेरी, 35 रुपए किलो दे दो, 2 किलो लेने हैं मुझे। सोनाक्षी ये तू ही है ना? अलका तू कैसी है, कितने टाइम बाद मिल रही है। तूने तो कॉल करना ही बंद कर दिया, लगता है कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई है मैडम। शादी तूने की है, मैंने नहीं, जो मैं बिजी हो गई। इतने मैसेज करती रहती हूँ लेकिन एक का भी रिप्लाई नहीं देती। अच्छा हुआ कि मेरी दूर की नजर तेज है, वरना तुझे तो कोई इस घूंघट में पहचान ही नहीं पाता होगा।
सब्जी लेने आई है, चल साथ में कॉफी पीते हैं। सोनाक्षी अपने कॉलेज फ्रेंड अलका के साथ कॉफी पीने के लिए एक नजदीकी कैफे में जाती है। अरे सोनाक्षी, मैं क्या तेरी सास हूँ जो तूने मेरे सामने घूंघट के रखा है? चल हटा इसे। क्या करूं यार, घूंघट और पल्लू की इस कदर आदत हो चुकी है ना कि याद ही नहीं रहता इसे हटाना भी। सोनाक्षी और अलका दोनों सहेलियां कॉफी पीते हुए काफी बातें करती हैं कि तभी उसी रोड से संदीप भी घर का कुछ सामान लेकर जा रहा होता है कि तभी संदीप की नजर अपनी बहू सोनाक्षी पर पड़ती है, जो कैफे में बिना घूंघट के बैठी हुई थी। ये देखकर संदीप का बहुत खून खौलता है और जब जैसे ही सोनाक्षी घर आती है तो अरे अब क्यों ड्रामा कर रही हो घूंघट करने का? हाँ, इज्जत तो तूने हमारी नीलाम करवा दी सारे बाजार में। पापा जी आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शर्म नहीं आई तुझे? इतने सारे मर्दों के बीच घूंघट हटाकर तू कॉफी पी रही थी। अरे तुझे क्या हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है? माँ जी वो तो मुझे मेरी सहेली मिल गई थी, मैं उसी के साथ कॉफी पी रही थी। अब मैं उसके सामने कैसे घूंघट करती? कॉफी पीने के बाद मैंने दोबारा घूंघट ले लिया था। और आप कुछ आरती को क्यों नहीं बोलती हैं? आरती देर रात कैसे कपड़े पहन के बाहर से आती जाती है, उसे तो आप कभी कुछ नहीं कहती। सारी पाबंदी क्या बहू पर ही है? खबरदार जो मेरी बेटी के पहनावे को कुछ बोला तो। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वो इस घर की बेटी है और तुम इस घर की बहू। खुद को उसके साथ कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने सास ससुर की बात सुनकर सोनाक्षी को काफी बुरा लगता है और जब शाम में सोनाक्षी का पति रितेश काम से घर आता है तो वो उसे सारी बात बताती है। रितेश, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। 24 घंटे सर पर पल्लू रखूं और कोई आ जाए तो घूंघट कर लो। तुम्हारी बहन को तो कोई कुछ भी नहीं बोलता है। बहू बेटी में इस तरह का भेदभाव सही नहीं है। अरे माँ और दादी ने भी अपने समय पर किया था, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? और रही आरती, वो इस घर की बेटी है। कल को जब वो अपने ससुराल जाएगी तो वो भी वहां पर करेगी। तुमने शादी से पहले इस तरह के कपड़े नहीं क्या पहने? तुम ऐसी ऐसी बातें लेकर प्लीज मेरा मूड खराब मत किया करो। जाओ और मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। जब सोनाक्षी का पति उसके सपोर्ट में नहीं था तो वो घर में किसी और से क्या ही बोलती। इसी तरह समय गुजरता रहता है। शारदा के पड़ोस में रहने वाली मनोज, जिनका काफी सालों से शारदा के परिवार से काफी अच्छे रिश्ते रहे थे, वो आज शारदा के छोटे बेटे अंकुर के लिए एक रीमा नाम की लड़की का रिश्ता लेकर आते हैं। ये देखिए शारदा बहन, बड़ी ही प्यारी बच्ची है, काफी पढ़ी लिखी भी है और घर के कामकाज भी अच्छे से जानती है। मैं उनके परिवार को काफी सालों से जानती हूँ। ये लड़की एक बार आपके घर आ गई ना तो बिल्कुल घर को रोशन कर देगी। ये देखिए माँ जी, लड़की तो कितनी सुंदर लग रही है ना? अपने अंकुर के साथ इसकी खूब जोड़ी जचेगी। हाँ, तो काफी सुंदर है। अरे मनोरमा, एक बार मिलवाओ इस लड़की के परिवार से, देखते हैं। मनोरमा जल्दी शारदा के परिवार को रीमा के परिवार से मिलवाती है। दोनों ही परिवार वालों को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं होता। तो वहीं रीमा और अंकुर भी पहली नजर में ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और अब जल्दी उनकी शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। माँ जी, आज हमें रीमा को उसकी शादी का जोड़ा दिलवाने के लिए जाना था। कब तक निकलना है? अरे ये तो आजकल का चोचलापन हो गया, वरना हमारे समय में तो जो सास ससुर पसंद कर लेते थे वही बहू को पहनना पड़ता था। खैर छोड़ो बहू, मेरे तो घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है तो मैं तो नहीं जा पाऊंगी। ये भी बाहर गए हैं और माँ जी का मौन व्रत है, तो उनके जाने का तो कोई फायदा ही नहीं है। एक काम करो, तुम और आरती चले जाओ और बहू को अच्छा और भारी लहंगा दिलाना। हाँ भाभी, चलो चलते हैं। इसी बहाने मैं भी थोड़ी शॉपिंग कर लूंगी। हाँ, जैसे शादी इसके भाई की नहीं इसकी है। पता नहीं कितनी ये शॉपिंग करती है, पूरा कमरा इसका कपड़ों से भरा रहता है। सोनाक्षी अपनी नंद के साथ पास के ही मॉल में अपनी होने वाली देवरानी रीमा को शादी का लहंगा दिखाने के लिए जाती है। रीमा एक काफी मॉडर्न और शॉर्ट ड्रेस पहनकर आई होती है, जिसे देखकर सोनाक्षी, कहाँ, शादी से पहले मैं इससे भी अच्छी ड्रेस पहनती थी और अब जरा मेरी हालत तो देखो। पता नहीं इस बेचारी को हमारे घर के पहनावे के बारे में कुछ पता भी है या नहीं। भाभी, ये वाला लहंगा कैसा लग रहा है? थोड़ा इंडो वेस्टर्न स्टाइल का है, बट कितना सुंदर है ना? लेकिन भाभी, हमारे यहाँ इस तरह के लहंगे नहीं पहनती है दुल्हन। आपको कुछ प्रॉपर ट्रेडिशनल लेना होगा। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर मैं ये लहंगा ले लेती हूँ। ये तो प्रॉपर ट्रेडिशनल है और इसका कलर भी बिल्कुल रेड है। ये अच्छा लग रहा है, माँ पापा दादी सबको पसंद आएगा। वैसे भाभी, आपका ये वन पीस काफी अच्छा लग रहा है ना? मेरी फ्रेंड ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। मेरे पास इस तरह के और भी वन पीस हैं। मुझे शॉर्ट ड्रेस पहनने का काफी शौक है। भाभी, अब तो आपकी शादी होने वाली है, अब आप कैसे शॉर्ट ड्रेस पहनोगी? अब तो आपको हमेशा 52 गज का घूंघट करके रखना पड़ेगा। रीमा आरती की इस बात को मजाक में ले लेती है और अब ऐसे ही समय गुजरता है और ये रीमा और अंकुर की शादी हो जाती है। गृह प्रवेश के बाद एक एक कर मोहल्ले की सारी औरतें रीमा की मुंह दिखाई कर रही होती हैं।
हे भगवान, कब तक घूंघट करके रहना पड़ेगा। कहने को ठंड शुरू हो चुकी है, लेकिन मुझे तो अभी भी गर्मी लग रही है। रीमा काफी देर से घूंघट करके बैठी हुई थी, जिससे उसे काफी परेशानी होने लगती है। तभी रीमा की जेठानी सोनाक्षी जैसे ही उसके बगल में आकर बैठती है। भाभी, आप ही हो ना? सुनो ना, मुझे घूंघट में बहुत गर्मी लग रही है। लहंगा भी कितना ज्यादा भारी है। क्या मैं घूंघट ऊपर कर लूं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं रीमा, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म चल रही है। घूंघट ऊपर मत करना, बहुत डांट पड़ेगी। बस थोड़ी देर रुक जाओ, कुछ लोग रह गए हैं, फिर तुम कमरे में जाकर कपड़े बदल लेना। तकरीबन 1 घंटे के बाद रीमा की मुंह दिखाई की रस्म होती है। इसके बाद सोनाक्षी रीमा को उसके कमरे में छोड़ देती है, तो वहीं रीमा जल्दी से अपना शादी का जोड़ा बदलकर हल्के कपड़े पहन लेती है। फाइनली अब जाकर थोड़ी राहत मिली है, वरना उस लहंगे और घूंघट में तो मेरी जान निकल रही थी। पता नहीं ये लोग घूंघट कैसे कर लेते हैं, मैं तो कभी ना करूं। जिसके बाद अब रीमा सो जाती है। अगले दिन रीमा सुबह टाइम से उठकर नहा धोकर एक सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो रही होती है। मैडम जी, बिल्कुल कातिल हसीना लग रही हो, लगता है जान लेकर ईमान होगी। हाय हाय, इतनी चीप लाइन। सुबह सुबह मुझे उल्टी करवानी है क्या? रीमा तैयार होकर बिना सिर पर पल्लू रखे कमरे से जाने लगती है कि तभी अंकुर, अरे सुनो, सिर पर पल्लू तो रख लो, बिना पल्लू के कहाँ जा रही हो? क्या कहा पल्लू? अंकुर, तुम्हारी सुबह सुबह मजाक करने की आदत जाएगी नहीं ना? तुम्हारी फैमिली कितनी मॉडर्न है, यहाँ पर थोड़ी घूंघट की रस्म होगी। देखो, तुम्हें तो कुछ काम नहीं है, लेकिन आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, मैं तो चली। इससे पहले अंकुर कुछ कहता है कि तभी रीमा बिना पल्लू करे ही हॉल में आ जाती है, जहां उसकी दादी, सास और ससुर बैठे होते हैं। जैसे वो सब रीमा को बिना पल्लू के देखते हैं तो उन सब के होश उड़ जाते हैं। अरे शारदा, तुमने रीमा को बताया नहीं था क्या? हमारे घर की बहुएं बिना पल्लू के घर के बड़ों के सामने नहीं आती हैं। रीमा, क्या है ये सब? तुम्हारे सर पर पल्लू क्यों नहीं है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाकर भेजा है या नहीं? अपने सास ससुर की बात सुनकर रीमा काफी हैरान होती है। इससे पहले रीमा कुछ कहती कि तभी रीमा की नंद आरती शॉर्ट जिम वेयर पहने जिम से आती है और सोफे पर पैर फैलाकर लेट जाती है। मम्मी, आज तो जिम में लेग्स डे था, मेरी तो बैंड ही बज गई। जल्दी से आप मेरे लिए जूस लेकर आ जाइए। माँ जी, पापा जी, ये सब क्या है? मेरे सर पर घूंघट न करने की वजह से आप लोग मुझे सुनाई जा रही हैं, और आरती इस तरह के कपड़े पहनकर बाहर से आई है और आप उसे कुछ भी नहीं कह रहे। और ये क्या तरीका है आरती के बैठने का? मैं तो कभी अपने बड़ों के सामने घर पर इस तरीके से नहीं बैठी। कल की आई हुई नई नवेली बहू अब घर की बेटी को संस्कार सिखाने चली है। अरे पहले खुद के अंदर संस्कार ले आ। ना सर पर पल्लू है, ना बड़ों से बात करने का लहजा। अभी भी बेशर्म की तरह खड़ी हो तुम। ये नहीं कि सिर पर पल्लू रखकर सबसे माफी मांगो। संदीप की बात सुनकर रीमा को काफी गुस्सा आता है। इससे पहले रीमा अपने ससुर को कुछ जवाब देती कि तभी वहां जल्दी से सोनाक्षी आती है और बात को संभालते हुए, पापा जी गुस्सा मत करिए, मेरी ही गलती है कि मैंने रीमा को घर के रीति रिवाज के बारे में नहीं बताया। मैं रीमा को सब कुछ बता दूंगी। सोनाक्षी जल्दी से रीमा के सिर पर उसकी साड़ी का पल्लू रखती है और उसका हाथ पकड़कर रसोई में ले जाती है। रसोई में आते ही रीमा गुस्से से अपने सिर का पल्लू उतार कर नीचे फेंक देती है। ये देखकर सोनाक्षी, रीमा, ये तुम क्या कर रही हो? अभी से बाहर से इतनी डांट सुनकर आ रही हो, जल्दी से सर पर पल्लू ले लो। भाभी, ये सब क्या है? माँ जी और दादी जी ने तो खुद पर सर पर पल्लू नहीं रखा, तो मुझे कैसे बोल सकते हैं? और आरती, उसका पहनावा देखा है आपने? मुझे नहीं पता था कि आज के समय में भी इस तरह के लोग हैं जो बहू और बेटी के पहनावे में इस तरह का फर्क करते हैं। जब मैंने आरती की ऑनलाइन प्रोफाइल देखी थी तो उसके कपड़ों को देखकर मुझे यही लगा था कि घर में सभी लोग काफी ओपन माइंडेड है, लेकिन मैं कितनी गलत थी। रीमा, मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। शुरुआत में मुझे काफी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे समझ गई कि यही मेरी जिंदगी है। अब इसमें ना तुम कुछ कर सकती हो और ना ही मैं। रीमा की शादी करे हुए अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, इसलिए वो इस बारे में अपने माँ बाप से कुछ नहीं कहती और अपनी जेठानी की बातों को मानते हुए सिर पर पल्लू रखना शुरू कर देती है। रीमा जब जब आरती को मॉडर्न ड्रेस में देखती तो उसे काफी गुस्सा आता है। इसी तरह समय गुजरता है और आज संदीप के कुछ दोस्त घर पर आए हुए होते हैं, जिन्हें देखकर सोनाक्षी पल्लू से सीधा घूंघट कर लेती है, तो वहीं रीमा अभी भी पल्लू में ही खड़ी होती है। ये देखकर शारदा रीमा को इशारे करने लगती है। अरे ये क्या माँ जी, क्या इशारे कर रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद संदीप अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है, जिसे देख शारदा, तुझ में कुछ शर्म नाम की चीज है या नहीं? घर पर पराए मर्द आए हुए हैं और तू बिना घूंघट के खड़ी हुई है। माँ जी, सच में हद होती है। आपको मैं बिना घूंघट के दिख रही, लेकिन आरती बार बार जो शॉर्ट्स पहनकर घर में इधर उधर घूम रही थी वो आपको नहीं दिखा? मैं तुझे पहले ही समझा चुकी हूँ कि घर की इज्जत बेटियों से नहीं बहू से होती है, और इस घर की इज्जत तेरे हाथों में है। ऐसी इज्जत माय फुट
जो बहू का जीना ही हराम कर दे। रीमा बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन वो अपनी जेठानी की बातों को याद करते हुए चुप रहती है। इसी तरह समय गुजरता है और पड़ोस में रहने वाली मनोरमा आज अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर शारदा के घर आती हैं। मुबारक हो मनोरमा, बेटी का रिश्ता जो तय हो गया। पता है बेटी की शादी करवाना माँ बाप का सबसे बड़ा धर्म होता है। वो तो है, मेरी बेटी के नसीब से काफी अच्छा ससुराल मिला है। रीमा बेटी, मैं तुम्हारे घर भी कार्ड देकर आ गई हूँ, आप सभी को भी समय से आना है। मनोरमा के परिवार का रिश्ता शारदा और रीमा के परिवार से काफी गहरा था, इसलिए उन लोगों का तो शादी में आना बनना ही था। मनोरमा की बेटी ट्विंकल की शादी को मुश्किल से 15-20 दिन रह गए थे, जिसके चलते आरती शादी और रस्मों में पहनने के लिए ऑनलाइन ड्रेस मंगवाने लगती है। माँ, ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है ना, सोच रही हूँ संगीत में यही पहन लूं। हाँ बेटा, ये ड्रेस तो काफी अच्छी है, लहंगे जैसे ही लग रही है। लेकिन माँ जी, ये ड्रेस थोड़ी ज्यादा रिवीलिंग नहीं है? मतलब आरती की पीठ कमर कुछ ज्यादा ही दिखेगा। यही तो आजकल की लड़कियों का फैशन है, तू थोड़ी ना समझेगी। शारदा इतना बोल ही रही होती है कि तभी डिलीवरी बॉय आरती की ऑर्डर की हुई ऑनलाइन ड्रेस लेकर आता है। आरती एक छोटा सा कट स्लीव ब्लाउज और बॉडीकॉन लहंगा पहनकर जब बाहर आती है तो अरे वाह, मेरी बिटिया रानी कितनी सुंदर लग रही है, मानो जैसे कोई जल परी हो। काहे की जल परी? अरे इससे ज्यादा कपड़े तो भिखारी के पास होते हैं। अपनी नंद के पहनावे को देखकर अब रीमा भी अपने लिए एक ऑनलाइन शादी की ड्रेस ऑर्डर कर लेती है, लेकिन जब कौशल्या उस ड्रेस को देखती है तो हाय हाय, तुझे शर्म नहीं आई ऐसी ड्रेस मंगाते हुए? अरे शुक्र मना कि तेरे ससुर ने ये ड्रेस नहीं देखी, वरना अभी जला देता। वापस कर दे इसे। अपनी दादी सास की बात सुनकर रीमा गुस्से से कमरे में जाती है और अपने पति अंकुर को सारी बात बताती है। अरे रीमा, तो क्या हुआ? जब हम हनीमून पर जाएंगे तुम्हें जो पहनना है पहन लेना, लेकिन घर में परिवार वालों के हिसाब से चलो। एक काम करो, नौकरी छोड़कर तुम मेरी चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ। अरे जब पति ही पत्नी को सपोर्ट नहीं कर रहा तो घर वालों को मैं क्या ही बोलूं। रीमा अपना सारा गुस्सा अंकुर पर निकाल देती है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और आज टेलर दोनों बहुओं का माप लेने के लिए घर आया होता है। भैया, ब्लाउज कट स्लिप भी बनाना और इस तरफ डोरी भी लगा देना। अरे नहीं नहीं भैया, ये कटे पटे ब्लाउज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बहू एक काम कर, तुम फुल स्लीव्स का ब्लाउज बनवा लो, अच्छा लगेगा तुम पर। एक काम करो ना, बुर्का ही बनवा लो, या बोरा भी, कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। रीमा अब काफी ज्यादा किलस चुकी थी और अब इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं और अब शादी में मुश्किल से 7 से 8 दिन ही बचते हैं। रीमा, सोनाक्षी बहू, तुम दोनों ने घर के सारे काम खत्म कर लिए हैं ना? एक काम करो, आरती के साथ चली जाओ, उसे वहां से शादी के लिए कुछ और ड्रेस लेनी है। माँ जी, आरती ने इतनी सारी ड्रेस तो ले ही ली है। दुल्हन ट्विंकल है, हमारी आरती नहीं है, जो इतनी सारी शॉपिंग हो रही है। अरे मेरी बेटी जो कर रही है मेरे पैसों से कर रही है, तुम दोनों को क्या दिक्कत है? संदीप रीमा के हाथ में 10 से 15 हजार रुपए रख देता है, जिसे लेकर आरती दोनों भाभियों के साथ मॉल में जाती है। ये वाली हल्दी के लिए, ये वाली संगीत के लिए, और ये तो मैं शादी पर पहनूंगी। भैया ये सब पैक कर दीजिए। भाभी, मुझे तो लग रहा है कि कहीं दुल्हन को हटाकर यही ना मंडप में बैठ जाए। लक्षण तो मुझे भी इसके ऐसे ही दिख रहे हैं। अब ऐसे 1-2 दिन और गुजरते हैं और आज से शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और आज ट्विंकल की हल्दी होती है, जिसमें रीमा के ससुराल और मायके वाले दोनों शामिल होते हैं। अरे रीमा बेटा, आज ट्विंकल की हल्दी है और तुमने साड़ी पहनी है, और ये सर पर पल्लू तो क्यों रखा हुआ है तुमने? हटा दो इसे। अरे नहीं माँ, वो मेरा साड़ी पहनने का ही दिल कर रहा था ना, तो मैंने पहन लिया। और रही पल्लू की बात, तो वो मैंने ऐसे ही रखा है, इतने सारे बड़े बुजुर्ग हैं ना, इसीलिए। ये चीज नीलम को काफी ज्यादा हैरान करती है। एक तरफ घर की बहुओं ने हल्दी की रस्म में साड़ी पहनी थी, तो वहीं रीमा, सोनाक्षी की नंद, पड़ोसन की शादी में विदाउट शोल्डर शॉर्ट फ्रॉक पहन कर आती हैं। आरती ने सिर पर फूलों से बना हुआ एक तियारा भी पहना होता है। दुल्हन से ज्यादा तो आरती पूरे फंक्शन में चमक रही थी। ये देखकर ट्विंकल की सहेली आंचल से, हल्दी की रस्म है तेरी, और जरा इसे तो देख। वही तो यार, मैं भी यही देख रही हूँ, फोटोग्राफर भी उसे ही देख रही है। कहीं ये भूल तो नहीं गए कि दुल्हन मैं हूँ, ये नहीं। रीमा की इस तरह के पहनावे की वजह से हर किसी की नजर उस पर जा रही थी, तो वहीं शारदा, इतनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, ऐसा लग रहा है मानो जैसे फूलों पर उड़ने वाली कोई तितली हो। जहां एक तरफ रीमा सबसे तारीफ बटोरने और फोटो खिंचवाने में लगी हुई थी, तो वहीं दोनों घर की बहुएं पल्लू रखकर इधर उधर शादी के कामों में हाथ बंटवा रही थी। इसी तरह हल्दी की रस्म का दिन खत्म होता है और आज मेहंदी की रस्म होती है, जिसमें रीमा और सोनाक्षी दोनों ही फुल स्लीव की बाजू वाली ब्लाउज और साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू रखे होती हैं, तो वहीं रीमा विदाउट शोल्डर टॉप और फ्रंट कट लहंगा पहनकर अपने कंधे पर मेहंदी से टैटू बनवा रही होती है।
आरती बेटा, बाहर कितनी ठंड हो रही है और तुमने इस तरह के कपड़े पहने हैं, तुम्हें क्या ठंड नहीं लग रही? अरे आंटी जी, यही तो आजकल का फैशन है, आप नहीं समझोगे? और नहीं तो क्या, मेरी बेटी पर तो हर चीज खिलती है। फंक्शन में जब रीमा की भाभी कनिका रीमा को इस तरह के पहनावे में देखती है तो उसे काफी हैरानी होती है। तुमने और तुम्हारी जिठानी ने साड़ी क्यों पहनी है और फिर सर पे पल्लू? वहाँ तुम्हारी ननद को देखा है किस तरह के कपड़े पहन कर आई है वो, और एक तुम हो। आखिरकार क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा पहनावा तो ऐसा नहीं था। चुपचाप से सर पर से पल्लू हटाओ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कनिका के बार बार कहने पर रीमा को पल्लू हटाना ही पड़ता है और जब संदीप अपनी बहू को इतने लोगों में बिना पल्लू के देखता है तो वो उसे कोने में ले जाकर काफी डांटता है। तुम तो सच में सारी जग में हमें नीलाम ही करवाओगी। अरे कुछ तो शर्म करो। नीलम दूर से देख रही थी कि संदीप गुस्से में कुछ तो उसकी बेटी को कह रहा है, लेकिन फंक्शन की वजह से नीलम चुप रहती है। इसी तरह अब संगीत का दिन भी आ जाता है और आज संगीत में भी दोनों बहू साड़ी पहनकर ही बैठी होती हैं। तो वहीं रीमा फिर से मॉडर्न ड्रेस पहनकर डांस कर रही होती है, जिसमें बार बार उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ये देखकर रीमा, मैडम से इस मॉडर्न ड्रेस में डांस करा जा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इसका फैशन खत्म नहीं होगा। आखिरकार अब शादी की सारी रस्में खत्म होती हैं और शादी का दिन आ जाता है। रीमा इससे पहले तैयार होती कि तभी नीलम हाथों में एक सुंदर सा लहंगा लिए रीमा के पास आती है। रीमा बेटा, शादी के हर फंक्शन में तो तू साड़ी ही पहन रही थी, इसीलिए ये लहंगा मैं खासकर तेरे लिए लाई हूँ। आज तू यही पहनेगी और खबरदार जो तूने मना किया तो। नहीं माँ, मेरे पास साड़ी है ना, मैं वही पहनूंगी। चुप कर तू, चुपचाप से लहंगा पहन, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नीलम के जोर जबरदस्ती करने पर अब रीमा को लहंगा पहनकर बिना पल्लू घूंघट के ही शादी में आना पड़ता है और जब रीमा के ससुराल वाले उसे इस तरह देखते हैं तो वो काफी हैरान होते हैं। डर के मारी रीमा घूंघट तो कर लेती है, लेकिन घूंघट की वजह से रीमा का पैर उसके लहंगे में अड़ता है और वो नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर नीलम और कनिका जहां उसे उठाने लगते हैं तो वहीं शारदा रीमा के सिर से गिरा हुआ उसका पल्लू उसके सिर पर रखने लगती है। तू घूंघट में पिन नहीं लगा सकती थी? अरे सरेआम यहाँ पर हमारी बेइज्जती करवानी है तुझे। शारदा का ऐसा बर्ताव देखकर नीलम और कनिका दोनों को ही उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। मुझे तो लगता था कि मेरी बेटी शौक से पल्लू कर रही है, लेकिन इसके पीछे तो आपका हाथ था। खुद की बेटी जैसे भी कपड़े पहने तो कुछ नहीं, मेरी बेटी का घूंघट गिर गया तो उसकी बड़ी परवाह है आपको। गए गुजरे लोग नहीं है जो अपनी बेटी को ब्याह देने के बाद वापस न ला सके। रीमा, तुम अपना सामान पैक करो, ऐसी सोच वालों के साथ रहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता था शारदा कि तुम अपनी बहू से जबरदस्ती घूंघट पल्लू करवाती हो। अपनी बेटी और बहू के पहनावे में इस तरह से कौन भेदभाव करता है? प्लीज चुप हो जाइए, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। आज तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी, बस बहुत हुआ। तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, चली जाओ तुम अब। मैं भी चली अपने मायके, इतनी पढ़ी लिखी हूँ तो खुद कमा कर खा सकती हूँ। रीमा के घर वाले उसे जबरदस्ती मायके ले जाते हैं तो वहीं सोनाक्षी भी आज चुप नहीं रहती और हिम्मत करके वो भी अपना सामान पैक करके वापस मायके चली जाती है। तो वहीं मनोरमा और कई सारे लोग शारदा और उसके परिवार को काफी कुछ सुनाते हैं। इसी तरह अब 2-4 दिन गुजर जाते हैं। दोनों बहुओं के बगैर अब शारदा को ही घर के सारे काम संभालने पड़ते हैं। बेटा, 2 दिन से तेरे भाई बाहर का ही खा रहे हैं और उनका मूड भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। आज तो थोड़ी मदद करवा दे तो मैं उनके लिए टिफिन बांध दूं। मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। इतना कहकर आरती चली जाती है तो वहीं अपनी बेटी का ऐसा बर्ताव देखकर शारदा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शारदा घर के सारे काम खत्म करके बैठी होती है कि तभी शारदा की बहन सुजाता अपनी बहू भावना के साथ आती है। भावना ने शॉर्ट्स पहन रखी होती हैं, जिसे देख शारदा, अरे सुजाता, तुम अपनी बहू को ये किस तरह के कपड़े पहनवाती हो? तुम्हारी बहू के पहनावे से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? शारदा, ये तुम बात कर रही हो? तुम है मेरे साथ साथ तुम भी तो स्कूल गई हो ना। पढ़ी लिखी होने के बाद तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मेरी बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं है, जो उसका मन चाहे वो कपड़े पहनती है। तो वहीं शारदा ये भी देखती है कि जब पगफेरे के लिए मनोरमा की बेटी ट्विंकल अपने घर आई होती है तो उसने भी मॉडर्न ड्रेस पहनी होती है। ये सब देखकर शारदा को अपनी दोनों बहू की याद आती है। तो वहीं संदीप, अरे आजकल मेरे दोनों बेटे काफी ज्यादा उदास हैं। हमेशा हमारी वजह से वो बहू को सुना देते थे, लेकिन अपनी पत्नियों के चले जाने से वो गुमसुम हो गए हैं। लगता है मैंने अपनी बहू पर कुछ ज्यादा ही कपड़ों का दबाव डाल दिया। अरे नहीं तो क्या, बहू और बेटी के पहनावे में अंतर करते करते हमने तो बहू बेटे के रिश्ते में ही दरार पैदा कर दी। एक बहुएं थी जो 100 चीज सुनने के बावजूद भी घर के काम कर देती थी, और एक हमारी बेटी है, इतना लाड प्यार से बड़ा किया, सब कुछ किया, लेकिन माँ के साथ एक भी काम को अपने हाथ नहीं लगवाती है। संदीप और शारदा अब दोनों ही अपनी बहू के पास उनसे माफी मांगने के लिए उनके मायके जाते हैं।
जो भी हुआ उसे भूल कर वापस आ जाओ। अब तुम्हें जैसे भी कपड़े पहनने हो तुम पहनो, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम समझ चुके हैं कि बहू बेटी के पहनावे में फर्क करने से कोई फायदा नहीं है। हमारी 100 बातें सुनकर भी तुमने हमेशा हमारा ख्याल रखा, और एक हमारी बेटी है, उसे तो हमारी कोई परवाह ही नहीं है। जब से तुम दोनों बहुएं घर से गई हो तब से तुम्हारी सास ही सब संभाल रही है। अब वापस आ जाओ, कब तक इस तरह से गुस्सा होकर बैठी रहोगी? अपने सास ससुर की बातें सुनकर अब रीमा वापस अपने ससुराल आ जाती है, तो वहीं सोनाक्षी को भी वो लोग मनाकर वापस ले आते हैं, जिसके बाद अब दोनों बहुएं अपनी मनमर्जी के कपड़े पहनती हैं, कभी साड़ी कभी सूट तो कभी वेस्टर्न ड्रेस, और साथ ही अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी निभाती हैं।